चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में हमें आज जो पढ़ना है उसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखते हैं, अगर हम बात करें बच्चे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, तो आपको याद हो तो मैंने बताया था अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आप एक एनोड और एक कैथोड डाल दो, तो कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर आपने यहाँ NaCl डाल दिया है तो Na पे क्या होगा, प्लस चार्ज, और Cl पे क्या होगा, माइनस। अब इस केस में Na जाके डिपॉजिट होता था कैथोड पर और Cl जाके लिबरेट हो जाता था एनोड पर। तो कितना मतलब कौन से रॉड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है या किस रॉड पर कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, ये हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। आज हम जो बात करने वाले हैं कि अगर कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हुआ है तो कितना डिपॉजिट हुआ है, या अगर एनोड से Cl2 गैस लिबरेट हुई है तो कितना लिबरेट हुई है, ये सारी बातें समझने वाले हैं। दैट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने वहां टेबल में भी बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम एक लॉ की बात करते हैं, और वो लॉ कौन सा है, फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ है, फैराडे भाई साहब का लॉ। तो अगर हम बात करें फैराडेज भाई साहब के लॉ के अंदर, तो सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसलिए फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड, और गैस लिबरेटेड is directly proportional to चार्ज। मतलब क्या कह रहा है कि भैया अमाउंट मतलब वेट की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है भैया वेट जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, और चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। सही बात है, छोटा वाला क्यू ही बना दे रहा हूं, फिजिक्स में यही इस्तेमाल करते थे ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्यू। अब आपको पता है कि I इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता था क्यू अपॉन में टी, तो अगर मैं क्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो पहले तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा रहा हूं, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है बच्चे Z। क्या है, Z, और ये क्या आ गया, Q। अब मैं कह रहा हूं Q को रिप्लेस कर रहा हूं I और T से, तो क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू ZIT, ZIT। क्लियर बात। तो ये हमें मिल गया एक फॉर्मूला। अब सर ये Z क्या है ये बताओ पहले। सही बात है, जो Z होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z की बात करें बच्चे, तो Z की एक वैल्यू होती है, और वो क्या होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू में फैराडेज, मतलब m अपॉन में nf होता है Z के बराबर। तो अगर मैं Z को भी यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, W इज इक्वल टू m अपॉन में nf इनटू में IT, मतलब ऐसे लिख सकता हूं, या MIT भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। MIT तो आपको पता है एक फेमस इंस्टीट्यूट है,
शायद कहाँ पड़ता है ये, यूएस में पड़ता है ना, MIT मैनचेस्टर करके ऐसा शायद कुछ होता है, आई थिंक गेस, मतलब जो भी है MIT एक फेमस इंस्टीट्यूट है, याद रखना। डब्ल्यू है वो, वेट है वो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुना जानते हैं, हाँ, जो यहाँ n है वो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, m क्या है मोलर मास, f क्या है फैराडेज कांस्टेंट, I क्या है करंट, और t क्या है टाइम इन सेकंड। क्लियर बात, ऐसा यूनिट में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास फैराडे का पहला लॉ, ठीक है। क्या हुआ, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, पहले भी तो पढ़ रहे थे, याद करो ना, वही वाला n नेक्स्ट इक्वेशन वाला। आगे चलते हैं, फैराडेज का सेकंड लॉ, इधर देखो, हाँ फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये जो आपने सेल बनाया था ना, ये वाला जो पीछे, मतलब सेल कह रहा हूं, जो ये जहां पर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे कंटेनर, ऐसे ही 2 3 4 कंटेनर लगा लो एक साथ सीरीज में जोड़ के, और सब में क्या करो, इक्वल करंट पास करो। क्या करो, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करोगे, या करंट की जगह मैं ज्यादा बढ़िया बोलूं चार्ज बोला इन्होंने, तो अगर सब में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप पास करते हो, तो सबका जो वेट डिपॉजिट होगा, उनका जो रेशियो आएगा, वो सबके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आएगा। आप पहले स्टेटमेंट सुन लो, अभी आप खुद समझ जाओगे, जब मैं प्रूफ करूंगा कैसे हो रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड, चार्ज इज पास्ड, then the ratio of weight deposited will be equal to the ratio of their equivalent weight, equivalent weight या मास। अब मेरी बात एक बात सुनो, जो इक्विवेलेंट वेट या मास होता है उसको मैं ई से लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, ई से, ई स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, और ये m अपॉन में क्या होता है, n होता है, ये याद रखना। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन में n, मतलब अगर मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। अब आते हैं ध्यान से, अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, मान लेते हैं हमने दो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट किया होगा, तो भैया पहले वाले पे जो वेट डिपॉजिट हुआ वो W1 था, तो W1 इज इक्वल टू भैया इसका मोलर मास भी M1 होगा, डिवाइडेड बाय इतने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन जो किया होगा वो N1 होगा। फैराडेज तो कांस्टेंट है, और कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास, मतलब I और T यही तो चार्ज है, और ये तो सेम ही होगा IT। और अगर हम बात करें दूसरा जो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें क्या था, W2, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका मास M2 था, इसमें n फैक्टर क्या था, N2 था। फैराडेज कांस्टेंट ही है, और इनटू में IT तो हम क्या कर रहे हैं, सेम ही रख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, और अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 2 से, तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू, आपको पता है IT से IT कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, M1 अपॉन में N1, M2 अपॉन में N2। अच्छा बताओ, यहां लिख दे रहा हूं पहले, चलो M1 अपॉन में N1 डिवाइडेड बाई M2 अपॉन में N2। अब बताओ M अपॉन में N क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, तो इसको मैं ऊपर वाले को E1 और नीचे वाले को E2 लिख सकता हूं। तो मतलब अगर मैं आगे जाऊं हो जाएगा W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2। अब आप बताओ इसी को क्या मैं रेशियो के फॉर्म में लिख दूं, W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू E1 रेशियो E2। अब स्टेटमेंट पढ़ो, आप समझ में आएगा। यार अगर सेम अमाउंट चार्ज पास किया
तो जो वेट का रेशियो होगा वही इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा। तो भैया वेट का रेशियो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास का रेशियो। यही है फैराडेज का सेकंड लॉ। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझ में आ गया है। जब आ गया है तो चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन करो पहले। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं। हाँ शांत रहो। समीक्षा क्या कर रही हो? क्या लिंक? हाँ तो अभी बंद करो, बाद में आराम से देख लेना। चलो रखो उसको। तो मैं कह रहा था कैलकुलेट द मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर was passed through a solution of AgNO3 for 15 मिनट। कितनी देर के लिए पास किया है? 15 मिनट के लिए। तो पहले गिवन क्वांटिटी लिख लेंगे। पहले बताओ मुझे आई कितना दे रखा है? 2, कहां गया? 2 एम्पियर है, सही बात है। इसके अलावा टाइम मुझे कितना दे रखा है? 15 मिनट है। भैया हमको इसको सेकंड में लाना है, तो 15 इंटू में 60, तो 15 6 90 यानी 900 सेकेंड्स हो गए, सही बात है। अगर हम आगे चलें तो ये कह रहा है कितना हमारे पास सिल्वर डिपॉजिट होगा। देखो बताओ एजी पर कितना चार्ज होता है? प्लस का। तो भैया ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके तब तो एजी प्लस एजी बनाएगा। तो मतलब एन फैक्टर कितना आ गया? 1 आ गया, यानी एन इज इक्वल टू कितना है? 1 आ गया। आपको पता है फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है? 96500, सही बात है। अब आपको पता है जब भी आपसे पूछे कितना वेट डिपॉजिट होगा तो फॉर्मूला लगेगा फैराडेज फर्स्ट लॉ अपॉन में NF/IT। अच्छा बताओ सिल्वर का मोलर मास कहीं दे रखा है क्या? तो सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? 108, आई थिंक 107 पॉइंट समथिंग दे रखा होगा, टोटल 108 हो जाता है, ठीक है ना। कितना होता है सिल्वर का मोलर मास? 108 होता है। मतलब जो आपको टेबल में दे रखा होगा 107 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्सीमेशन करते हो तो 108 आता है। कितना आता है? 108 ग्राम। क्लियर बात? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस फॉर्मूले में बस पुट करना है। तो क्या है बताओ? मोलर मास 108, एन फैक्टर कितना है? 1, ये कितना है? 96500, ये कितना है? आई कितना है? 2, और ये कितना है? 900। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सही बात है। 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18। तो हो गया हमारे पास 108 इंटू में 18 अपॉन में कितना? 965। तो जल्दी से बताओ डिवाइड कर दो तो फटाफट। किससे डिवाइड? ये 5 से हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले नहीं होंगे 5 से। वैसे तो हमारे पास कैलकुलेटर है यहाँ पर, हाँ, और हम इस प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। तो कितना है भाई? 108 मल्टीप्लाई विद कितना? 18। तो डिवाइड का साइन कहाँ गया है? ये परसेंटेज है, ये स्लैश यही होता है। डिवाइडेड बाय कितना है? 965 इक्वल टू आ गया हमारा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है 2.01, यानी 2.01 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2.01 क्या 20 नहीं है, 2.01 ग्राम है। हाँ अरे सर फालतू की बातें कर रहे हो। हाँ तो आंसर यहाँ है। अभी कुछ लोग यहाँ थर्ड फॉर रीजन ढूंढने लगेंगे, तो सिर्फ आंसर लिखो 2.01 ग्राम। क्लियर बात? क्या हुआ? एनो क्यों एक ही नेगेटिव रहेगा? एजी प्लस AgNO3। अब तुम बताओ, तुम मुझे एक बार, बड़ी सिंपल सी बात, मेरे पास क्या है? AgNO3, इस पे एक प्लस होगा, इस पे एक माइनस होगा, तभी तो बना है। समझ गया ना?
क्लियर बात? तो अगर आप एन फैक्टर किसी एक से भी निकालोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं आएगी, ठीक है ना? तो ये मिल गया मुझे वेट डिपॉजिटेड, यहां तक क्लियर है? अगर आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लिया था क्या पिछला वाला? तो करो जल्दी से भाई। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 76 क्वेश्चन नंबर, कह रहा हाउ मेनी सेकंड डज इट रिक्वायर टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस विद 2 एम्पियर करंट। कितने एम्पियर का करंट है? 2 एम्पियर का करंट है। और कह रहा है भाई Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जाने पे कितना समय लगेगा, अगर मुझे कितने दे रखे हूं? 3 मोल्स दे रखे हूं। क्या दे रखे हूं? 3 मोल दे रखे हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ मेरे पास क्या है? Fe3 प्लस है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या बनाएगा? Fe2 प्लस। अब देखो ध्यान से, इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। सुनना, पहले एक बार बताता हूं मैं, अगर फॉर्मूला आप लगाना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, ठीक है ना? क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो अगर लगाना चाह रहे हो तो हम कैसे करेंगे? अच्छा बताओ मेरे पास कितने मोल है Fe3 प्लस? 3 मोल है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe3 प्लस कितने हैं? 3 मोल हैं। क्लियर बात? अगर मैं बात करूं मेरे पास करंट कितना है? I 2 एम्पियर का करंट है, और कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। मोलर मास तो हमें पता ही होता है, मोलर मास आयरन का कितना होता है? 56 ग्राम होता है, सही बात है? अब बताओ मुझे, अगर मैं W इज इक्वल निकालूंगा तो W इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब बताओ? M अपॉन में NF/IT। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको क्या क्या पता है? आपको I पता है, आपको M पता है, N आपको पता चल गया है 1 होगा, और F कांस्टेंट है। रही बात W की, तो आपको दे रखा है मुझे 3 मोल मेरे पास हैं। कितने मोल हैं? 3 मोल Fe3 प्लस तो Fe2 प्लस में। तो भैया वेट तो निकाल सकता हूं ना मोल से। अगर मुझे वेट निकालना हो तो कैसे निकलेगा भैया? 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 56 से। तो अब सीधा आ गया 3 इंटू में 56। सही बात है, अभी काट मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड हो जाएगा वो थोड़ी देर में, ठीक है ना? इज इक्वल टू, क्लियर बात? ये क्या होगा? 56 अपॉन में n कितना है? 1, फैराडेज कांस्टेंट 96500 इंटू में I हमें कितना पता है? 2, T हमें नहीं पता है। अब सुनो ध्यान से, ये देखो ये 56 से 56 कैंसिल। सही बात है, मुझे क्या निकालना था? टाइम निकालना था। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इंटू में 96500 एंड डिवाइड बाय कितना? 2। इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? सॉल्व करो फटाफट से एक बार। कितना आया? 1347। मैं खुद कर ले रहा हूं, तुम लोगों को रुक जाओ। 3 इंटू में 96500 डिवाइडेड बाई 2, 144750। 144750 ये सेकंड्स हैं। अब आपको अगर मिनट वगैरह में कन्वर्ट करना हो तो आप 60 से डिवाइड करके मिनट या घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, आवर्स में। अभी इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो यहां से पता चल गया आपको। अब यहां से कैसे यूनिटरी मेथड से कैसे लगाएंगे ये भी देख लें। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास 1 मोल Fe3 प्लस होता तो इसके लिए मुझे चार्ज कितना चाहिए था? 1 फैराडे। कितना चाहिए? 1 फैराडे चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनना, कितने चार्ज चाहिए? 1 फैराडे चार्ज चाहिए। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे होता है। तो अगर मेरे पास 3 मोल काम करना चाह रहे हैं, 3 मोल Fe3 प्लस को क्या करना चाह रहे हैं? रिड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो भैया कितना चाहिए होगा? 3F चार्ज चाहिए होगा। तो अब मुझे क्या पता चल गया? चार्ज पता चल गया है। क्या पता चल गया है? चार्ज, यानी 3 मोल चार्ज चाहिए। कितने चाहिए? 3 फैराडे। अब मुझे पता है कि 3 इंटू में F ये चार्ज है, और ये चार्ज क्या है? Q के बराबर होगा। और हमें पता है 3F इज इक्वल टू क्या होगा? IT होगा। तो यहां से अगर मैं T निकालूंगा तो 3F अपॉन में क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। क्या वही सेम रिजल्ट आ रहा है? सही बात है ना?
आएगा कि नहीं आएगा? तो आप चाहो तो बिना फॉर्मूला जाने हुए भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ऐसे भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। समझ गया ना भैया? मुझे बदल गया 3 फैराडे चार्ज चाहिए, और चार्ज इज इक्वल टू 3F, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? IT। IT मुझे टाइम निकालना था, तो टाइम क्या कर दिया मैंने? यहाँ छोड़ दिया, आई को उधर भेज दिया। अब मुझे फैराडे कांस्टेंट पता है, 2 एम्पियर पता है, और 3 मोल तो मुझे पता ही है पहले से, ठीक है ना? तो बस काम हो गया। तो ये यूनिटरी मेथड भी लग जाता है। अब आपकी मर्जी है कि आप यूनिटरी मेथड लगाना चाह रहे हो कि नहीं लगाना चाह रहे हो। हाँ हाँ, नालायकों, इधर देखो, सुनो। कह रहा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक 2+2 Zn। तो भैया इधर देखो, इधर यूनिटरी मेथड लगाऊं, दोनों मेथड करूंगा। इधर देखो, जिंक 2+ में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये क्या बना देगा बच्चे? जिंक बना देगा। सही बात है। अगर आप यूनिटरी मेथड लगाओ तो आपको पता है, अरे इधर देखो, हाँ यूनिटरी मेथड लगाओगे तो आप बोलोगे सर 1 मोल जिंक 2+ रिक्वायर्स कितना? 2 फैराडे चार्ज। 2 फैराडे चाहिए ना, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? 2 फैराडे। 2 फैराडे चार्ज हो गया, तो भैया 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है? 96500। मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ कूलम में। हो गया। कितना आ रहा है देखो भाई, कैलकुलेटर हमारा, रुक जाओ, हमारा कैलकुलेटर ले आते हैं। वैसे तो इसकी मल्टीप्लाई कर ही सकते थे हम, बट कोई नहीं, हमारे पास नई नई टेक्निक हासिल हुई है तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। और इक्वल कितना आ गया? 193 और उसका 3 जीरो है कूलम, ठीक है ना? आ गया इतना। अब सुना था इधर, अब इधर देखो, अगर आप फॉर्मूला लगाने गए तो क्या होगा? तो पहले बताओ क्या दे रखा है आपको? वेट पता है आपको? वेट कैसे निकालते हो? वैसे नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, तो वेट कैसे निकालेंगे? पहले मोल्स लिखते हैं, चलो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn2+ कितना है? 1 मोल है। तो अगर आप वेट निकालोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू में जिंक का मोलर मास। वैसे सिर्फ मोलर मास ही लिख दूं, कट जाएगा, वैसे ही सोचना ही क्यों है? मोलर मास लिख दिया। अब सुना ध्यान से इधर, अगर हम बात करें और कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, और बस हो गया काम हमारा। इधर देखो, W इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में NF। अच्छा N लिख देते हैं, N कितना है? 2 है। IT मुझे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो चार्ज का मतलब क्या? T की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Q लिख सकता हूँ। तो W को मैं लिख रहा हूँ भैया 1 इंटू में M, यहाँ क्या है? M अपॉन में 2 इंटू में 96500 इंटू में क्या? Q। अब आपको होता है इस M से ये M कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 96500 इंटू में 2 इज इक्वल टू कितना? 193, और आगे क्या? 30 कूलम। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, आएगा ही सेम।